Hello students, this is lecture number 2 on the topic ag- aggregate demand and its components. In the previous lecture अपन ने ये देखा था what was the formula of AD. Basically formula of AD जो था वो लास्ट formula जो आपके सामने था that AD is equals to C plus I plus G plus X minus M. फिर अपन ने लास्ट में देखा था कि एडी जो अगर अपन प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे अंडर टू सेक्टर मॉडल तो एडी का फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ सी प्लस आई. ओके, फ्रॉम देयर नाउ वी आर कंटिन्यूइंग. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन्वेस्टमेंट्स आल्सो बेटा कि इन्वेस्टमेंट जो कंपोनेंट है किसका कंपोनेंट है एडी का. अगर आपको मैंने फॉर्मूला याद है एडी का फॉर्मूला जैसा था सी प्लस आई. नाउ आई इज इन्वेस्टमेंट. Investments are depending on these two things. First is what? Marginal efficiency of investment. कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिटेबली देके जाएगी. टेक फॉर द एग्जांपल कि अगर रिलायंस के पास ऑफर है कि आज अगर वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो जाके उन्हें 20% का रिटर्न मिलेगा. जस्ट एन एग्जांपल. तो कितना इन्वेस्टमेंट मांग रहा है 100 करोड़ और रिटर्न कितना मिलेगा उसको बेटा उस पे. टेल मी how much return they are expecting. कितना मिल रहा है रिटर्न ऋषिका बताओ. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके जस्ट अ सेकंड. सर 20%. हो गई ओके हो गई 20%. 20%. हाँ. अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है. मान के चलो ये 100 करोड़ पे उनको अगर उन्होंने लोन से उठाया है और मान के चलो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12% उनको लोन देना है तो अभी भी वो कितना कमा रहे हैं 8. कमा रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमको कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है. सो आप भी अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप भी ये सोच के इन्वेस्ट करोगे ना कि अगर आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए और जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ मतलब जो मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होना चाहिए. तो ही तो आप इन्वेस्ट करोगे अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं. सो इन्वेस्टमेंट आर डिपेंडिंग ऑन दीज टू थिंग्स. फर्स्ट इज marginal efficiency of investment and second is rate of interest. क्लियर. इन्वेस्टमेंट आपके ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है. फिर आगे बढ़े तो आज अपन समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं. बेटा इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज ऑटोनॉमस एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड. अब जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जैसे तुमने बहुत बार ये वर्ड सुना है ऑटोनॉमस बॉडी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है तो वो डिपेंडेंट नहीं है. किस पे डिपेंडेंट नहीं है इनकम लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है. टेक द सिंपल एग्जांपल. आप एक पर्सन 20,000 कमाता था तब भी वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है और आज 20 लाख कमा रहा है तब भी वो 5,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा ऑटोनॉमस. बिकॉज उसके इन्वेस्टमेंट उतने ही हैं. उसकी इनकम लेवल भले चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो पर उसके इन्वेस्टमेंट्स कम नहीं हुए. इन्वेस्टमेंट उतने के उतने ही है. सो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं दीज आर नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ओके. और वहीं अगर मैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इंड्यूस वर्ड से मतलब है कि आज अगर वो अपनी इनकम इंक्रीज करवा रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है तो ये क्या होगा. या फिर आज अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो वहीं उसके इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहे हैं. तो ये अगर थिंग हो रही है तो ये वाले इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं बेटा इन वाले इन्वेस्टमेंट्स को बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम. अब एक चीज याद रखना जब तुम प्रैक्टिकल करोगे आगे जाके तो हमेशा हम कंसीडर करते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. अभी स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल करोगे कि एडी का कॉन्सेप्ट सी प्लस आई में तो आई क्या मानते हैं हम कांस्टेंट मानते हैं. सी चेंज होगा और सी के कारण फिर एडी भी चेंज होगा. आई तो हमारा कांस्टेंट चलेगा. फिर जब बाद वाले चैप्टर पढ़ोगे जब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो वहां पे हम इंड्यूस निकालेंगे और उसमें आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी. क्लियर. टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया कौन कौन से टाइप हैं. आगे और समझते हैं. अभी देखो डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस. हाँ. तो सबसे पहला ऑटोनॉमस क्या बोला मैंने
These investments are not dependent on the income level. भले मेरी इनकम इंक्रीज हो रही हो, मुझे अपना इनकम लेवल वैसे का वैसा ही, जैसे इन केस ऑफ दिस अगर आपकी इनकम लेवल इंक्रीज भी हो रही है तब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज नहीं कर रहे हो तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाते हैं, ऑटोनॉमस। और दूसरा, अगर मैं शेप बताऊं, किसका शेप बेटा, शेप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो शेप ऑफ ऑटोनॉमस जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। दिख रहा है यहाँ पे शेप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हुए, स्टार्टिंग से 10,000 है तो 10,000 के 10,000 ही रहे थ्रू आउट। भले आपकी इनकम बढ़ती जाए, भले आपका जीडीपी बढ़ता जाए, भले आपका आउटपुट बढ़ता जाए, बट इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंजेस। ओके। और वहीं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, इंड्यूस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द इनकम लेवल। ओके, लेवल ऑफ इनकम से अफेक्ट होते हैं। जैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग। पर अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज ऑलवेज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिख रहा है यहाँ पे बेटा, डिफरेंस समझ में आ गया ऑटोनॉमस और इंड्यूस में? क्लियर ऋषिका, गौरव, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस? Yes, sir. ओके। तो अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आ जाए, वर्ड आ जाए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो याद रखना वैसे इन्वेस्टमेंट जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। भले ही मेरी इनकम करोड़ों में हो जाए, पर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट हजारों में रखा है तो मैं हजारों में ही रख रहा हूँ, विच डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ इनकम। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो चेंज होते हैं विद द लेवल ऑफ इनकम। अब एक और डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मली जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना वो ऑटोनॉमस से वर्क करता है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया ना, अब भले ही साला गवर्नमेंट कितना भी कमा रहा है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं करता है। क्यों? देखा जाता है कि अगर जब बिल्कुल जरूरत होगी तब जाके इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, अदरवाइज। बट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स आर फॉलोड बाय प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, कि भैया आज ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो चलो आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, आज इस साल कम प्रॉफिट कमाया है तो हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। So this is normally followed by private sector enterprise, and autonomous investments are normally followed by government sector enterprise। ये भी आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, अब आगे समझते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। अब क्या टिप है बेटा, हमने टिप में नहीं बोला कि हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन, तो हम शॉर्ट रन में क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होंगे कि इंड्यूस होंगे? टेल मी, बताओ, इन्वेस्टमेंट उसमें ऑटोनॉमस मानोगे कि इंड्यूस मानोगे? Autonomous, मैंने लिखा भी autonomous. हुआ है, इन शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज कंसीडर एज ऑटोनॉमस। तुम खुद सोचो, आज अगर तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर शॉर्ट रन का है तो मैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, मैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके चुप हो जाऊंगा। सो इन दिस केस व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग रन सिचुएशन, तो जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट रन की बात करें तो उसमें भी हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे देयर आर ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की तरफ। व्हाट वर द डिमांड कंपोनेंट्स? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अभी बता दिए, दैट इज कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपन ने डिस्कस कर लिया डिटेल में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंजम्पशन। अब बेटा कंजम्पशन फंक्शन भी होता है। अब उसके पहले कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल समझते हैं अपन। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल? अब देखो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो y इज डिनोटिंग इनकम। y क्या डिनोट करेगा बेटा? इनकम। c क्या डिनोट कर रहा है आपका? कंजम्पशन। अब देखो, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, कंजम्पशन में क्या इफेक्ट आ रहा है? टेल मी, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कंजम्पशन? कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. तो Increase. कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके। अब एक चीज समझो, जब आपकी इनकम सिर्फ 100 रुपए मतलब 0 रुपए थी तो कंजम्पशन 20, तो ये कौन सा कंजम्पशन होगा? मैंने कमाया तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं खर्चा तो कर रहा हूँ, कैसे खर्चा करूंगा? ऐसा पॉसिबल है? पहली बात तो ये बताओ, इज इट पॉसिबल माई इनकम इज 0 बट देन टू आई हैव माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? नो सर। नो। अच्छा चल, तेरे पे Yes, एग्जाम्पल, sir. तेरे पे Loan एग्जाम्पल, लेके. अच्छा चलो लोन लेके।
Gaurav, just take the example of a teenager. He is not earning anything, पर उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होंगे ना. आज वो खा रहा होगा, आज वो अपना सर वो बात अलग है, मेरे को लगा वो जैसे जॉब जॉब वगैरह लोगों के लिए। जॉब वगैरह, चल ठीक है, उसके भी कॉन्सेप्ट. चलो मान ले कि उसकी जॉब छूट गई, अब उसकी इनकम जीरो. क्या वो खाना छोड़ देगा क्या? क्या उसके अंदर जो कंजम्पशन सी, फॉर सर्वाइवल ही नीड फूड. ओके, फॉर सर्वाइवल अगर उसको फूड की जरूरत है, तो ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएंगे इनको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच आर ऑलवेज डन एट द लेवल ऑफ जीरो इनकम. अब याद रखना, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझ लिया. जो कंजम्पशन हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कर रहे हैं, कौन से कंजम्पशन? जो कंजम्पशन हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे कंजम्पशन होते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली दीज कंजम्पशंस आर डन फ्रॉम पास्ट सेविंग्स. पास्ट सेविंग मतलब अगर आपके पास है तो आपके पास सेविंग से आप खर्चे ये करोगे, भले आपकी इनकम जीरो हो. आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे. इट इज अ नॉर्मल साइंटिफिक इफेक्ट कि आज अगर मेरी इनकम एकदम से बढ़ रही है तो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, और वहीं अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होंगे. ओके, बट अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि भैया ये जो ऑटोनॉमस है, ये तो मैंने बोला कि ऑटोनॉमस है, तो व्हाट अबाउट दीज कंजम्पशन? इसको मैं कौन सा कंजम्पशन बोलूंगा? इंड्यूस बोलूंगा कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलूंगा? बताओ. इंड्यूस्ड. जो आगे वाले कंजम्पशन होंगे वो इंड्यूस होंगे, बिकॉज उसका इफेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो वहीं आपके कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो दैट वाई दीज कंजम्पशन इज नोन एज इंड्यूस कंजम्पशन. एंड ओनली द फर्स्ट कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे है उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन. याद रखना, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है सीबीएसई में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है. अब अगर इस कंजम्पशन फंक्शन को मैं प्लॉट करूं, किस पे? ग्राफ पे. ओके, अभी एडी नहीं है मेरे पास, सी है. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये देखो, नीचे मैंने लिया है इनकम. ओके, नीचे हमेशा आता है नेशनल आउटपुट, जीडीपी और इनकम, और वाई एक्सिस पे हमेशा आता है एडी, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी अपन वाई एक्सिस में फैक्टर देखेंगे. अब अगर इसको प्लॉट करूं तो अब मुझे ये बताओ कि आपका ये कंजम्पशन फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कि वाई एक्सिस से? बताओ मुझे. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस. एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस पे. और जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? मतलब ये ओबी क्या है? मान लो ये ओबी 20 है, तो ये ओबी क्या डिनोट कर रहा है? अभी बताया. ओबी अगर 20, जीडीपी. अरे नहीं, ओबी ओबी बेटा, ओबी ऋषिका, ओबी इज व्हाट? मैंने वापस दिखा दिया. एग्रीगेट डिमांड. नो, एग्रीगेट डिमांड. ओबी, ओनली ओबी, अच्छा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस हाँ. कंजम्पशन. जीरो ओके, लेवल तो इनकम. हाँ. हमेशा याद रखना वाई एक्सिस से ये स्टार्ट होगा और उस पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से ऑटोनॉमस कंजम्पशन मेरा स्टार्ट हुआ है. क्लियर? कंजम्पशन फंक्शन. अब अगर आपको क्वेश्चन है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो सिंपल, अगर थ्योरी बेस वाला है तो थ्योरी में आप ये लिखोगे, कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन. व्हाट इट इज कंजम्पशन फंक्शन बेटा? कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन what? Relationship between income as well as consumption. किसके बीच में भैया रिलेशन है? रिलेशन है किसके बीच में? इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं अपन कंजम्पशन फंक्शन. उसका ये टेबल प्रेजेंटेशन एंड उसका ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, अभी हम आगे उसकी इक्वेशन भी समझेंगे. आई विल टेल यू द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, पर ये चीज याद रखना. ओके, अब देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है इंड्यूस कंजम्पशन. जो आगे वाले कंजम्पशन होंगे वो हमेशा क्या बोलेंगे? इंड्यूस, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. अगर आपकी इनकम इंक्रीज नहीं होती तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज नहीं होता. क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, there is a direct relationship between AD and the level of income. अब अपन AD का समझेंगे कि भैया AD का और इनकम का क्या है. जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली AD भी इंक्रीज होगा. ओके, अब इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम
there is minimum demand for consumption which is known as autonomous, जो मैंने पहले ही बोला कि भले ही मेरी इनकम जीरो है पर तब भी मैं कुछ ना कुछ डिमांड करूंगा फॉर माय सर्वाइवल विच इज नोन एज ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या मान रहे हैं हम, ऑटोनॉमस ही मान रहे हैं, भले चाहे मेरी इनकम इंक्रीज हो भले चाहे मेरी इनकम डिक्रीज हो। दीज आर दी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एडी। अब आ जाते हैं एडी के शेड्यूल पे बेटा। नाउ सी, मैंने क्या बोलना था, इन्वेस्टमेंट क्या रहेंगे ऑटोनॉमस। तो देखो यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हैं 20 20 20 20 20। और अपने कंजम्पशन फंक्शन अभी पढ़ लिया तो यहाँ पे वही फिगर 0 10 20 30 40 50। और कंजम्पशन फंक्शन से मैंने ये प्लॉट उठा लिया 20 25। अब देखो एक चेंज याद रखना, इनकम ज्यादा लेवल से चेंज हो रही है और कंजम्पशन कम लेवल से चेंज हो रहा है। तो कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं। इज दिस क्लियर? अब देखो अगर मुझे एडी का फॉर्मूला बताना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडी, टेल मी, क्या है फॉर्मूला एडी का? अरे अभी बताया ना, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला टेबल में C देखिए, plus I plus G प्लस plus X आई minus प्लस, M. अभी अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसी का, तो प्रैक्टिकल में फॉर्मूला कौन सा लगाना है? C plus I. सी प्लस आई, तो करो सी प्लस आई। 20 प्लस 20 40, 40, देन 25 प्लस 20 45, 45, 30 plus 20 50, 50, 55. then 35 plus 20 55, 40 plus 20 60 and 45 plus 20 65। अब इस टेबल से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट मेरा ये ऑटोनॉमस Autonomous. कंजम्पशन 20 है मेरा, और मेरे सारे इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। एक तो ये हाँ. चीज कि मेरे इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, और मेरा कंजम्पशन सिर्फ ऑटोनॉमस तब है जब मेरा जीरो लेवल ऑफ इनकम है। और दूसरी चीज, एडी ऑल्सो इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ इनकम। एडी में भी क्या आ रहा है, एडी में भी चेंज आ रहा है। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली मेरा एडी भी इंक्रीज हो रहा है विद द लेवल ऑफ इनकम। इज दिस क्लियर विद द टेबल? बताओ मुझे, टेबल समझ में आ गया? टेबल क्लियर है दोनों को? Yes, sir. ओके, हाँ. टेबल इज क्लियर। चलिए मूविंग हाँ ऑन, सर। एडी कर्व। अब मैं एडी कर्व को प्लॉट करूंगा जो अपन ने टेबल में देखा। अब मैं सी कर्व और एडी कर्व दोनों प्लॉट कर रहा हूं बेटा, और इन्वेस्टमेंट कर्व भी। ओके, इन्वेस्टमेंट कर्व ऑटोनॉमस है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है, और एडी कर्व एज यू कैन सी बेटा, एडी कर्व इज दिस कर्व विच इज सी प्लस आई। ये मेरा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया जो ऑटोनॉमस है। ये मेरा कंजम्पशन कर्व जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओबी से स्टार्ट हो रहा है। और ये मेरा एडी कर्व जो इन दोनों का एडिशन है। अब देखो इनके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस चल रही है, ये कौन सी पैरेलल डिस्टेंस है बिटवीन सी प्लस आई एंड सी, ये कौन सा पैरेलल गैप चल रहा है दोनों के बीच में, बताओ। व्हाट इज द पैरेलल गैप बिटवीन एडी एंड सी? सोचो सोचो, व्हाट इज द पैरेलल गैप बिटवीन एडी एंड सी? अरे एडी और सी के बीच में कौन सा गैप चल रहा है? ये Autonomous है ना? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हाँ. अगर मैं एडी में से सी माइनस कर दूं ना बेटा, देखो ना सी प्लस आई और सी, तो इसमें क्या गैप में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ही तो होगा ना। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आपके पास आए, दी पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी पैरेलल लाइन जा रही है, एडी इज पैरेलल टू सी। तो ये जो पैरेलल गैप है दोनों के बीच में वो किसके कारण है, वो किसके कारण, इट इज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम आ गया। y-axis represent your AD as well as C. फिर C is a positive function of Y, that is your consumption function. फिर उसके बाद लिखा हुआ है OB is the minimum level of consumption, that is autonomous. I is representing autonomous investment जो देख लिया। C represents consumption expenditure and formula of AD is equals to C plus I. तो कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड का ओवरऑल फॉर्मूला, अगर प्रैक्टिकल समझाना है तो प्रैक्टिकल में आपको टेबल भी देना पड़ेगा। पर टेबल में आपको क्या दिखाना है बेटा, टेबल में आपको सिर्फ दिखाना है सी प्लस आई एज वेल एज दी डायग्राम। ओके, जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे एग्रीगेट डिमांड का, यू हैव टू कंसीडर सी प्लस आई। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? चलो
अब आज समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड अगर समझ गए हो तो एग्रीगेट सप्लाई तो और इजी है। चलो ऋषिका, रीड दी स्लाइड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? Aggregate supply, sum total of goods and services produced in an economy during a certain period of time. Aggregate supply is national income. ओके अगर मेरे को कंफाइन करना हो तो एग्रीगेट सप्लाई डिनोट्स ऑल दी सप्लायर्स, सारे सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और एग्रीगेट सप्लाई आपके नेशनल इनकम के बराबर होता है, मतलब एएस इज इक्वल टू वाई। वाई हमारी इनकम थी, तो हमको सिंपल याद रखना है जो अपन ने इनकम वहां पे ली है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। अब इसका भी एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट क्या होंगे? देखो एडीए कंपोनेंट क्या आते हैं, कंफ्यूज मत होना। एडीए कंपोनेंट क्या आते हैं? सी प्लस आई। एएससी कंपोनेंट क्या है बताओ मुझे फ्रॉम दी स्लाइड, बताओ। एएस इज इक्वल्स टू व्हाट? सी प्लस क्या है ऋषिका? रीड आउट। सी प्लस, C plus S, तो एस क्या होगा? income. अरे वाह, एस इनकम हो जाएगी है ना, बाय भी अरे इनकम हो investment, जाएगी, investment, एस इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे investment. मेरे। तो फिर क्या है सर? कॉल आ गया तो मैंने सुना ही नहीं आपकी आधी बात. एस क्या होगा बेटा बताओ? गौरव एस क्या हो सकता है बताओ? Supply, supply. सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई तो खुद है, मैं तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता हूँ। अरे इनकम में से अगर मैंने कंजम्पशन माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? Investment. अरे भगवान, तू हर बार इन्वेस्ट करती एक है ऋषिका। एक बात बता, आज नहीं, अगर पापा ने इनकम 50,000 की पापा की इनकम है, घर के खर्चे 20,000 रुपए हैं, तो बचे हुए पैसे क्या करते हैं? हर बार इन्वेस्ट करते सेविंग्स सेविंग्स हैं। सेविंग। सेविंग्स। तो अब इतनी देर एस को निकालने में, सेविंग अलग होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट अलग होता है, और इसी सेविंग से फिर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो याद रखना एडी का फॉर्मूला क्या है? अगेन एडी फॉर्मूला इज सी प्लस आई, एंड एएस का फॉर्मूला अभी अपन ने समझा, दैट इज सी प्लस एस। कंफ्यूज मत होना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एडी का फॉर्मूला उससे मिंगल अप कर लेते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे इनकम दी है 1000, यस सेविंग और कंजम्पशन मेरा 750 हो गई, तो सेविंग कितनी होगी बताओ? सेविंग कितनी हो सकती है? 250 250। सिंपल। 250। कैसे निकाला अपन ने? इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर लेंगे तो सेविंग मेरी आ जाएगी 250। अब अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स बताऊं तो एग्रीगेट सप्लाई कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कंजम्पशन और सेविंग। अब कंजम्पशन तो अपन ने पढ़ लिया, लेट अस हैव सम रिलेटेड विद सेविंग आल्सो। ओके अब देखो यहाँ पे एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि आपकी इनकम है, उसमें से आपने कुछ बचाया तो वो आपकी क्या बन जाती है? सेविंग। Part of income which is consumed is known as consumption, and part of income which is saved is known as saving. ठीक है, तो टोटल इनकम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज कंजम्पशन एंड सेकंड इज योर सेविंग। तो फॉर्मूला अपना एएस का बन गया सी प्लस एस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा एग्रीगेट सप्लाई का अपन शेड्यूल समझेंगे, ओके देन वी विल गो आउट द सेविंग। आपके पास वाई और सी दिए हुए हैं, तो अपन सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम में से कंजम्पशन क्या कर लो? माइनस। तो पहले सेविंग निकालो फिर मैं एएस बताऊंगा। करो माइनस 0 माइनस 20, तो पहला क्या आया सेविंग मेरा? -20. क्योंकि ये मेरी पास्ट सेविंग से मैंने यूज किया है, इसलिए मेरी सेविंग अब कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा इनकम 0 है, खर्चे तो अभी भी हैं, तो मैं अपनी सेविंग्स कम करता जाऊंगा। तो मेरी जो पास्ट सेविंग है उसमें से मैंने -20 कर लिया। देन अब मेरी इनकम 10 है, खर्चे 25 हैं, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 25 15 माइनस का 15, -15. 20 माइनस 30 बताओ? -10 30 माइनस 35, -5 40 माइनस 40, 0 50 माइनस 45। 5. ठीक है, ये हो गया सेविंग। अब मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल चलता है? C plus S. सी प्लस एस। पर एक और भी बताया ना, एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? इनकम। Y, national income. अभी देखो चलो सी प्लस एस का फॉर्मूला भी लगाओ तो आपके पास वही आएगा, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 15
10 पॉजिटिव था, 30 माइनस 10 20, 35 माइनस 5 30, 40 प्लस 0 40 एंड 45 प्लस 5 50। अब यहाँ पे आप ये वाला कॉलम देखो और ये इनकम वाला कॉलम देखो, सेम है कि अलग अलग है? Same. So aggregate supply can also be equal to your y. एक तो ये फॉर्मूला, या फिर aggregate supply is equals to C plus S. Clear? aggregate supply आ Yes, रहा है sir. aggregate supply। अब उसका कर्व समझेंगे बेटा। अब ये AD का कर्व हो गया, अब AS का कर्व अगर तुम प्लॉट करोगे तो यहाँ पे देखना, जब AS का कर्व प्लॉट किया जाता है बेटा तो एंगल ऑफ 45 डिग्री बनता है। अब ये एंगल ऑफ 45 डिग्री क्यों बनता है? क्योंकि आपके इनकम और नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? सेम ही है। तो सारे के सेम सेम पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी 10,10, यहाँ पे भी 20,20, यहाँ पे भी 30,30। तो जब तुम अपनी मैथमेटिक्स में जब तुम ग्राफ प्लॉट करते हो और जब सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो बेटा जो लाइन आती है ना वो हमेशा 45 डिग्री एंगल की लाइन बनती है। ओके, ये प्रैक्टिकली करके करके देखना। दैट इज एग्रीगेट सप्लाई विच इज इन गिवन इन ब्लू। और ये जो येलो लाइन आ रही है, ये येलो लाइन डिनोट कर रही है आपका सी। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे कि सी क्यों बताया और इसके पॉइंट्स क्या थे। नाउ ये जो सी है ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपको एफ पे। ओके, जिसको बोला जाता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे एंड देन वी विल एंड अप। एग्रीगेट सप्लाई और सी जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं बेटा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? टेल मी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? Break even ब्रेक point. इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे मेरी सेविंग जीरो है। देखो, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को देखूं और वहीं इस पॉइंट को देखूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहली चीज एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस पॉइंट पे ना मेरी कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, मतलब मेरी सेविंग्स क्या है? जीरो। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी इनकम दैट इज y इज इक्वल्स टू c। क्लियर? इनकम आपके किसके इक्वल चलेगा? आपके कंजम्पशन के इक्वल। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन? जो अपन ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट। अब याद रखना है ब्रेक इवन पॉइंट का इंपॉर्टेंस बहुत है। ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे। अब यहाँ पे फर्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, x axis represent national income and y axis represent aggregate supply. C is a positive function, that is consumption function. OB is again autonomous consumption. F is a break even point where consumption is equal to income, that is C is equals to y, and saving is equals to 0 at a point of m। मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन है। भले चाहे m हो भले चाहे f हो, दोनों के दोनों आपके ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहे हैं। एनी पॉइंट प्रायर टू m, मतलब m के नीचे अपन ने देखा था स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव थी, तो एनी पॉइंट प्रायर टू m इज नेगेटिव s। एनी पॉइंट आफ्टर m, मतलब m के आगे, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे, तो ये वाले पॉइंट क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं हमारी पॉजिटिव सेविंग। एंड s इज रिप्रेजेंटिंग योर सेविंग फंक्शन। तो ये सेविंग फंक्शन दिखा है पर्पल लाइन से, एंड दिस इज द होल पिक्चर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? एस समझ में आ गया? टेल मी ऋषिका, गौरव, Yes, sir. आ गया? सो today's Yes, lecture sir. we are ending on this particular mode। आज अपन ने समझा अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं बेटा, बताओ मुझे। 2 टाइप के। पहला है ऑटोनॉमस और दूसरा Induced. इंड्यूस। Induced. ऑटोनॉमस का शेप क्या होगा? Parallel. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इंड्यूस इंक्रीज होते हैं इसीलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। फिर अपन ने आज और कॉन्सेप्ट आगे करके एडी का फॉर्मूला समझा। एडी का फॉर्मूला तो सी प्लस आई, उसका प्रैक्टिकल समझा, टेबल समझा और डायग्राम समझा। फिर एग्रीगेट सप्लाई समझा। क्या है एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला? Y national income के equal. नेशनल इनकम के बराबर। और दूसरा फॉर्मूला सी प्लस किसके बराबर? सी प्लस, बताओ, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल S सी प्लस एस। एस क्या होता है? savings. सेविंग।
फिर उसके बाद अपन ने लास्ट में अभी जो पढ़ा दैट इज पर्टिकुलरली कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां No profit, no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस और इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, या फिर वो पॉइंट जहां पे सेविंग क्या होंगी, Zero. okay, that is particular thing we have understand in this lecture. Thank you students for listening to the lecture. Do subscribe the channel for more videos on the topic economics.